हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 19, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण गणितीय सवाल जो 12th एनसीईआरटी के बुक के भी होंगे, बीएससी स्टूडेंट्स के भी होंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होंगे, लाइक नीट और जेईई मेंस, ये जो है इनके लिए भी होंगे। ठीक है, तो इससे पहले की प्रीवियस आपने 18 वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट डाले हैं, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, रोज मैं आपको बताती हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट में आई बटन पे डाल दूंगी, तो यू कैन चेक देम आउट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि जिंक इलेक्ट्रोड को 0.01 मोलर ZnSO4 में डुबा दें तो इस अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो। ठीक है, एक जिंक की रॉड है, उसको ZnSO4 विलियन में डुबोया है। जो ZnSO4 विलियन है उसकी सांद्रता है 0.1 मोलर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है गिवन, कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वह है E0। ये दिया है ऑक्सीकरण विभव। बच्चों, ज्यादातर मैंने कहा था कि एनसीईआरटी ने कहा है अपचयन विभव के अनुसार, लेकिन इसने ऑक्सीकरण विभव दिया है। ठीक है, उसकी सांद्रता ली है Zn। देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड है तो सांद्रता भी Zn2 पॉजिटिव की मानेंगे। ठीक है, 0.01, SO4 की छोड़ दीजिएगा, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। और जब भी आपसे बोला जाए इलेक्ट्रोड विभव तो आप समझ लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोड विभव कहे या सेल विभव कहे या फिर आपको ईएमएफ कहे, मतलब आपने न समीकरण लगानी है। तो गिवन लिखने के बाद सबसे पहले आप अभिक्रिया लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव दिया है तो आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका है। तो जिंक को ZnSO4 विलियन में डुबोया है। ठीक है, तो जिंक का अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया शो करता है, जिंक का आपने अभी तक पढ़ा था, तो Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Zn2 पॉजिटिव बदल जाएगा। बहुत बार पढ़ी है। तो अब आप लगाएंगे न समीकरण। तो ये हमने लिख लिया E = E0 - 0.0591 अपॉन n log 10। यहाँ पर होता है केसी। केसी कैसे लिखते हैं, 11th में भी हमने पढ़ा था। केसी लिखते हैं राइट वाला जो है। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता बट्टे अपॉन Zn की सांद्रता, क्योंकि Zn ठोस है, ठोस और ठोस की सांद्रता कितनी मान ली जाती है 1, तो इसको ना भी लिखें चलेगा, लेकिन Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता दी है तो वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू भी हमने रख ली है, E0 का मान दिया हुआ है। ठीक है, 0.763 - 0.0591 अपॉन n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी इसके लिए 2 log 10। Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता 0.01 और Zn ठोस है तो इसकी सांद्रता 1। ठीक है, तो log 10 है 0.01। 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 2 पॉइंट इधर हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट को 2 पॉइंट इधर करेंगे तो नीचे 2 शून्य बढ़ाएंगे, तो आपको पता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, अब 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो इसको 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 10 टू द पावर कितने शून्य है 2, तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/10 की घात 2। तो 10 की घात 2 को जब ऊपर ले आएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी, अपोजिट। ये करना तो आपको आता होगा ना, तो 10 की घात को ऊपर ले आएंगे तो आ जाएगा 10 की घात -2। अब log a की पावर b है, इसमें आप log वाला फॉर्मूला लगेगा। log a की घात b है तो क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, घात है -2 आगे आ जाएगा, log 10 10। ठीक है, तो 0.763 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये log a की घात b है तो b आगे आ जाएगा, मतलब -2 आगे आ जाएगा, log 10 बेस यहाँ पर आ गया 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा log जो 10 होता है ना, ये तो बेस 10 है, ये तो हमें लिखना ही पड़ता है सवाल लगाने के लिए। ये है log 10। log 10 इक्वल टू होता है 1, तो log 10 इक्वल टू 1 है, तो 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आएगा, 1 का किसी से भी गुणा करते हैं तो ये हो गया 0.763, और माइनस और ये वाला माइनस गुणा होगा तो प्लस हो गया 0.0591, और log 10 का मान हो गया 1, तो गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आंसर आ रहा है 0.8221 वोल्ट। तो इस जिंक को जब ZnSO4 इतने विलियन में डुबोएंगे तो इस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, ये जिंक का है, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना आ जाएगा, 0.821 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो यदि Fe3 पॉजिटिव विलियन की सांद्रता 0.1 मोलर हो और E0 Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe है ना, 3 इलेक्ट्रॉन Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe, मतलब ये क्या दिया, अपचयन अभिक्रिया देख के लग रहा,
Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe में बदल जाएगा, तो अपचयन विभव है, मेंशन किया है इसने, ये मान दिया है। तो मैं गिवन है E0 अपचयन विभव, यहाँ भी आप मेंशन करेंगे Fe3 पॉजिटिव Fe, मतलब ये कौन सा दिया, अपचयन विभव। तो ये 0.771 वोल्ट दिया है। Fe3 पॉजिटिव की सांद्रता जी है 0.1 मोलर। तो कह रहा है कि Fe/Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, जो भी इलेक्ट्रोड रहा होगा इसका इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको पता है यहाँ पर अभिक्रिया क्या दी हुई है, अपचयन विभव दिया है। तो आपको क्या करना है, अपचयन अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। अपचयन विभव दिया है तो अपचयन अभिक्रिया। सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करें, जब केवल एक इलेक्ट्रोड की बात की जाए उस समय आपको क्या करना है, अपचयन अभिक्रिया दी है, ठीक है, अपचयन विभव दिया है तो अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे। तो Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Fe में बदल जाएगा। अब हम लगाएंगे इलेक्ट्रोड विभव, कह रहा मतलब नस समीकरण लगानी है। तो हमने लिख दिया है, देख लीजिए, यहाँ चेंज आएगा log 10, अभिक्रिया जरूर लिखनी पड़ेगी, ठोस Fe अपॉन Fe की सांद्रता अपॉन Fe3 पॉजिटिव की सांद्रता, क्योंकि Fe की सांद्रता एक ही मानी जाती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने निकल के आ गए, कितना लिखा है 3, तो आप वैल्यू रखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपने रख दिया Fe1 और Fe3 पॉजिटिव की सांद्रता 0.1, n का मान इसमें रख ही दिया है, ठीक है, E0 हमने रख दिया है। तो आप 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 इधर हटाएंगे पॉइंट को तो ऊपर 0, जस्ट अपोजिट में लगाते हैं ना, जैसे 0.1 पॉइंट यहाँ होता तो नीचे 0 लगाते, तो पॉइंट को इधर खिसकाएंगे, ठीक है, जस्ट बैक इधर करेंगे तो एक 0 ऊपर लग जाएगा, तो ये हो गया 10। तो log 10 को हमको क्या लिखते हैं ना, log बेस 10 है, तो log 10 इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 1, ये याद कर लीजिएगा। log 10 का मान कितना होता है 1। अब क्या करेंगे, वैल्यू हमने सारी रख दी, log 10 इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 3 से डिवाइड करने पर 0.0197 0.0197 0.0197 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 0.771 से, तो E कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रोड Fe वाले का 0.7513 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस एक रिएक्शन दी है, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव 0.001 मोलर सांद्रता दी है, इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव 0.2 मोलर सांद्रता दी है और प्लस 2Ag, ठीक है। तो उसने E0 सेल दिया है तो EMF ज्ञात करना है। मैंने बोला था जब भी आपको E सेल निकालना हो, सेल विभव निकालना हो, EMF निकालना हो या इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे नर्स समीकरण। तो यहाँ पर भी आपको नर्स समीकरण निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो E0 सेल दिया गया है, सेल का विभव दिया है 1.54 वोल्ट, EMF निकालना है, Ag पॉजिटिव की सांद्रता दी गई है 0.001 मोलर, Zn2 पॉजिटिव की दी है 0.2, बाकी जो ये Ag ठोस है, जिंक ठोस की, इसकी सांद्रता कितनी होती है 1, तो इसको हम मेंशन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो नस समीकरण हमने लिख लिया, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10। अब Kc लिखना होता है, Kc कैसे लिखते हैं, इधर की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता अपॉन किसके, अभिकारक की सांद्रता। तो इधर जो है ये ठोस वाला, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, आयन को लिखेंगे। तो Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता अपॉन, इसके अपॉन में ये Ag पॉजिटिव की सांद्रता, लेकिन इसके आगे कितना लिखा है 2, तो जो आगे जो संख्या लिखी होती है ना 2, वो घात में चली जाती है, तो Ag पॉजिटिव की सांद्रता घात में लिख देंगे 2, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो घात एक ही रहेगी, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, तो हमने वैल्यू रख दी है, E0 का मान रख दिया, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया देख के आपको पता चल जाएगा, किसी एक को देख लो, जैसे Zn है, Zn2 पॉजिटिव में बदला, मतलब कितना आवेश आया इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो हमने 2 लिख दिया। log 10 Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता 0.2 और Ag पॉजिटिव की सांद्रता कितनी है 0.001, लेकिन इसकी घात है 2, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 0.001 की घात 2 मतलब 2 बार लिख दीजिए, 0.001 इंटू 0.001। अब आपको क्या करना है, देखिए वही पॉइंट वाला, एक पॉइंट इसको यहाँ खिसकाएंगे, ठीक है, हटाया तो एक पॉइंट यहाँ चला गया, तो ये ऊपर वाली संख्या 2 बन गई है। अब 2 पॉइंट इधर कर दीजिए, यहाँ पर पहुंच गया ना पॉइंट, ऊपर वाला और नीचे वाला, इससे एक पॉइंट यहाँ किया तो 0 का एक पॉइंट यहाँ कर दिया, ऊपर 2 बन जाएगा, यहाँ बन गया 0.01। अब 2 पॉइंट यहाँ कर दिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ, 1 2 3, इसमें 3 पॉइंट खिसकाए, इसमें 2 पॉइंट खिसकाए, टोटल कितना हो गया 5। तो ऊपर क्या करेंगे, 5 शून्य लगा देंगे, 5 शून्य को हम 10 की घात 5 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो हो गया। अब इसमें log a गुणा b का फॉर्मूला लगेगा,
तो हमने क्या किया, इसमें log a गुणा b को हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, log a प्लस log b। तो log a ये हो गया log 2, ठीक है, प्लस log दूसरा वाला वैल्यू log 10 की घात 5, log a ये हो गया log b। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगता है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर log फॉर्मूला लग रहा है log a की पावर b, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 log 10। तो हमने सॉल्व किया, log 2 का मान होता है, याद कर लीजिए 0.3010, log 2 log 3, तो आपको दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। log 2 का मान होता है 0.3010, अभी आपको रासायनिक बलगतिकी में भी पढ़ना पड़ेगा। प्लस ये 5 आगे आ जाएगा, log a की पावर b है तो ये b आगे आ जाता है, 5 आगे आ जाएगा, 5 log 10, ठीक। तो हमने क्या किया, 0.0591 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर आ गया 0.02955, ठीक है। और यहाँ जो वैल्यू आई है देख लीजिए, इसको भी बता दे रहे हैं, 0.3010 प्लस 5 log 10, तो log 10 का मान होता है 1, तो log 10 इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 गुणा 5 क्या हो गया 5, तो 0.3010 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इसको हम सीधे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 0. चलो सॉल्व कर लेते हैं, 3010 प्लस 5 ये आया था, ठीक है। आगे सॉल्व करें, तो मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन कर ली, तो ये 0.2955 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.3010 आ जाएगा। तो 5.3010 गुणा किया मैंने इस वैल्यू से, तो ये आ गया 0.1566। अब 1.54 में से इस वैल्यू को हम घटा देंगे, तो घटा के आ गया 1.38 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg2 पॉजिटिव 0.001 सांद्रता, डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु, Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता दी है 0.001 मोलर स्लैश कॉपर के लिए नैनस्ट समीकरण लिखो, वो सेल ईएमएफ का मान भी याद करो। ये आपको सेल निरूपण दिया गया है, जैसे दिया है वैसे ही आपको देखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो पहले तो नैनस्ट समीकरण लिखनी है और सेल ईएमएफ भी निकालना है, ठीक है। तो गिवन है E0 सेल आपको दिया गया है, आपको Mg2 पॉजिटिव की सांद्रता और Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता दी है, एन भी आपको दिया है। एन कैसे पता चल जाता है, मैंने बताया था, Mg चेंज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से किसी एक को भी देख लो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एन की इक्वल टू 2 लिख दिया। अब नैनस्ट समीकरण लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, न समीकरण लिखेंगे, ई सेल मतलब ईएमएफ ही होता है, इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह आप रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, log 10 उत्पाद की सांद्रता। अब अभिक्रिया तो लिखा ही नहीं है, उत्पाद कैसा, उत्पाद कहाँ बनता है, दाएं, कहाँ बनता है, राइट में, तो इन दोनों में से राइट में कौन है, Mg2 पॉजिटिव, तो Mg2 पॉजिटिव की सांद्रता, ठीक हो गया। और इन दोनों में राइट कौन है, ये वाला कॉपर की सांद्रता, कॉपर ठोस है तो इसकी सांद्रता को हम लिखते ही नहीं है, केवल 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव आयन इनकी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक जो होता है वो होता है क्या, लेफ्ट में, बाएं, तो इन दोनों में से बाएं कौन है, ये, तो Mg ठोस की सांद्रता, क्योंकि ये ठोस है इसकी सांद्रता को नहीं लिखते। और इन दोनों में से बाएं कौन है, Cu2 पॉजिटिव आयन है ना, तो Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता नीचे आ जाएगा, जो आयन है उनका लिखना है। मतलब ये समझो, इस टाइप से अगर आपको पूरा सेल निरूपण दिया है तो दाएं की सांद्रता, दाएं इसमें ये है और इसमें ये है, लिख दिया, और अपॉन बट्टे में बाएं की सांद्रता, इसमें बाएं Mg है और इसमें बाएं Cu2 पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था जो ठोस दिए हैं Mg और Cu जिसमें कोई आवेश नहीं है उनको हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो अब वैल्यू रखेंगे, तो देखिएगा आपने न समीकरण लिख ली है, अब आपको ईएमएफ निकालना है, ई सेल निकालना है, तो हम वैल्यू रखेंगे। E0 सेल का मान 2.71 0.0591 अपॉन एन तो आपको दे दिया गया था 2 log 10, Mg2 पॉजिटिव की सांद्रता 0.001 और Cu2 पॉजिटिव की सांद्रता भी सेम है, तो इससे ये सेम सांद्रता है तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है, इससे एक टाइम कट गया, तो ये आ गया log 1, ठीक है। अब याद रखिए, कहीं पर अलग से लिख भी लीजिए, जो log 1 होता है उसका मान, जैसे log 10 का मान कितना होता है 1, वैसे log 1 का मान कितना होता है 0, ये कभी भी आ सकता है, तो log 1 का मान क्या हो गया 0, तो 0 का गुणा इससे करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ई सेल या ईएमएफ का मान क्या आ जाएगा 2.71, और माइनस, ये माइनस था ना, ये वैल्यू का गुणा 0 से हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ई सेल का मान आ गया केवल इसके मान पर 2.71 प्लस में आ गया। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। ये दिया हुआ है Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता 1 मोलर, डबल लाइन मतलब लवण सेतु, Pb2 पॉजिटिव की सांद्रता 1 मोलर और Pb। ठीक है, तो ये कह रहा सेल का मानक ईएमएफ ज्ञात करो। ठीक है, मानक मानक याद है ना, मानक ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें आपको नस समीकरण लगाने की जरूरत नहीं है, इसने मानक ईएमएफ कहा है, मतलब आपको ई नॉट सेल निकालना है। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो बस आपको ये सोचना है कि राइट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा। ठीक है, तो यहां पर ई नॉट Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता दी गई 0.763 वोल्ट और ई नॉट Pb2 पॉजिटिव स्लैश Pb की ये जो अपचयन विभव है, ये लिखा है ना, Zn2 पॉजिटिव Zn मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब ये अपचयन विभव दिए हैं। तो अब इसमें कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा वैसे कुछ सोचना ही नहीं है, जब उसने सेल निरूपण दे दिया तो आप खुद ही समझ जाओ ये वाला क्या होगा, हमारा एनोड जिसे हम कह रहे हैं लेफ्ट वाला, और ये क्या होगा कैथोड जिसे हम क्या कह रहे हैं राइट वाला। तो राइट वाले में से लेफ्ट वाले को घटा दो, राइट वाला ये है, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ई नॉट राइट जो है हमारा मतलब कैथोड जो है, राइट में हम लगाते हैं कैथोड, ये है Pb2 पॉजिटिव वाला। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ई नॉट Pb2 पॉजिटिव स्लैश Pb माइनस ई नॉट लेफ्ट में है Zn2 पॉजिटिव स्लैश, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में कर दिया। ई नॉट राइट ये हमारा राइट वाला, ये लिखा है कैथोड Pb वाला माइनस 0.126 माइनस ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट वाले का मान है माइनस, जो मान है पूरा लिखेंगे ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है माइनस 0.763, अब माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो ये है माइनस ये है प्लस, तो मतलब अपोजिट है ना चिन्ह, तो घटाएंगे, ये बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, तो घटाने पर आ रहा है 0.637 वोल्ट, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो ई नॉट सेल मतलब मानक, ई नॉट मतलब होता है मानक, मानक सेल विभव आ गया या मानक ईएमएफ का मान आ गया 0.637, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ई नॉट दिया है आपको, इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट, मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन करें। ठीक है, तो ई नॉट आपको दिया गया इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट और फेराडे भी आपको दिया है 96,500। तो आपसे कह रहा है डेल्टा जी का मान निकालो, मानक गिब्स ऊर्जा मतलब डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट आप कैसे निकालते हैं, बताया था ना, ये रिएक्शन दी गई है। तो इसके लिए उसने दिया है कि Zn जो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ये जो अभिक्रिया हो रही है इसके लिए अपचयन विभव का मान दिया है माइनस 0.763, और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव इसका दिया है 0.34। अब आपको खुद सोचना है कि एनोड कौन बनेगा कैथोड कौन बनेगा। तो आपको पता है जिसका माइनस में मान ज्यादा होता है, इन दोनों में से माइनस में मान इसका है, तो वो एनोड बनता है, और एनोड को हम किस में लगाते हैं, लेफ्ट में। और वैसे ही कैथोड जो होता है वो होता है जिसका धनात्मक मान ज्यादा हो, तो इसका धन मान है तो ये कैथोड बनेगा, और इसको राइट में लगाते हैं। अब ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगा दो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये है, तो वैल्यू रख दीजिए। ई नॉट राइट का मान कितना है, राइट वाला कौन सा है, ये वाला 0.34, और माइनस ई लेफ्ट का मान है, ये तो माइनस बाहर से चिन्ह आ गया, ई लेफ्ट का मान है माइनस 0.763। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई लेफ्ट, ये वैल्यू हमने रख दी है, और तो जोड़ने के बाद ये आ गया 1.103 वोल्ट, तो 1.11 मान सकते हैं, आ गया ना। ये तो मैंने खाली प्रूव करने के लिए दिया, एक्चुअल में इलेक्ट्रोड विभव इसने दे दिया है हमें 1.1 वोल्ट, लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया सेल विभव जो भी है प्रूव करने के लिए। अब क्योंकि इसने वैल्यू दी थी, अब आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। एन हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए जिंक बदल रहा है Zn2 पॉजिटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे होंगे, 2। एफ हमें पता है फेराडे 96500, ई नॉट हमें अभी पता चला है, ई नॉट सेल 1.1, वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा जी नॉट एन की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू रख दी, ई नॉट की वैल्यू हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा जी नॉट मतलब मानक गिब्स ऊर्जा का मान आ गया माइनस 2, ये आ गया 212,300, मतलब 2,12,300 जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल में भी बदल सकते हैं चाहे तो आप, बट फिर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी में जूल पर मोल में रख लीजिए, इसे आंसर आ गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा औरों से, इसलिए मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन भी रखा है। Ni2 पॉजिटिव स्लैश Ni इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट निकालना है केवल इस इलेक्ट्रोड का। तो वो कह रहा है एक अभिक्रिया है जिसमें सेल निरूपण है Ni पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड किसका किसका काम करेगी, क्योंकि पहले लगाया है ऑक्सीकरण मतलब एनोड इलेक्ट्रोड का काम करेगी। ये पहले बता चुकी हूँ सारी चीजें, जो लेफ्ट में लिखते हैं वो एनोड या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का काम करती है, जो राइट में लगाया है ये वाला ये कैथोड का काम करेगी और इसमें अपचयन अभिक्रिया होगी। तो आप देखेंगे इसमें ई सेल हमें सेल विभव दिया है 0.59 वोल्ट, ये ईएमएफ दिया है, ई नॉट नहीं दिया है, ठीक है, ये सेल विभव या ईएमएफ दिया है। अगर ई नॉट दिया होता, ई नॉट सेल दिया होता तो सीधे निकाल जाता ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट हमें पता ही है, ई सेल पता ही है, तो ये निकल जाता, लेकिन ये सेल विभव दिया है। ध्यान से सुनिए क्या किया है, तो हमें पहले न समीकरण लगानी पड़ेगी। तो हमने न समीकरण लिख ली, बार बार बताने की जरूरत नहीं। इन दोनों में से राइट में कौन है Ni2 पॉजिटिव, किसकी सांद्रता, इन दोनों में से लेफ्ट में कौन है Cu2 पॉजिटिव आयन, इस बट्टे इसकी सांद्रता। तो ई सेल वैल्यू रखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का तो हमें मान निकालना है, ई सेल हमें दिया है, वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, मैं भूल गई। तो देखिएगा वैल्यू मैंने रख दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों में से किसी को भी देख लीजिए। देखिए Ni ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो N की जगह पर आप क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, log 10। Ni2 पॉजिटिव की सांद्रता है 0.01 मोलर, Cu2 पॉजिटिव की है 0.1। अब 0.1 यहाँ लेके जाएंगे तो इसका भी एक पॉइंट यहाँ ले जाएंगे, इसका एक पॉइंट और खिसकाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, एक 0 लगा देंगे। तो हमने क्या किया है, ई सेल का मान भी रख लिया 0.059 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10। 2 पॉइंट यहाँ किए, 1 पॉइंट यहाँ किया, 1 पॉइंट यहाँ करेंगे, एक पॉइंट और इधर हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, 1/10। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मैथमेटिकल चीज नहीं बताऊंगी मैं आपको। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ऊपर आएगा, 10 की घात अभी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये 10 की घात 1 ऊपर आएगा तो घात क्या हो जाएगी -1, ठीक है, log 10 की पावर -1। अब मैंने क्या किया, ये जो 0.0591/2 था 2 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.2 से डिवाइड करने पर 0.02955, ठीक है, ये आप कर लेना। और log 1 की घात b, log 1 की पावर 2, तो -1 आगे आ जाएगा, -1 log 10, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पूरी पावर है -1 आगे आ गया, तो -1 log 10। अब -1 से गुणा करेंगे इस वैल्यू को तो ये हो जाएगा प्लस, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो log 10 इक्वल टू आ गया 1, 1 इंटू -1 हो गया -1 ही, तो -1 का गुणा इस वैल्यू से करेंगे माइनस इतने से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ई नॉट सेल का मान निकालना है, इस वैल्यू को इक्वल के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 0.59 माइनस ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस था, माइनस हो जाएगा 0.02955। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ई नॉट सेल आ चुका है, तो सेल विभव, मानक सेल विभव आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए तो अब हम निकालना है ई नॉट सेल, फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट सेल का मान है 0.5604, ई नॉट राइट जो है, राइट कैथोड कौन सी थी, कैथोड राइट वाला था कैथोड, इसका मान दिया 0.34, तो रख दिया माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट लेफ्ट कौन सा है हमारा, निकिल का, इसी का मान हमने निकालना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो 0.34 को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो हमने माइनस किया तो माइनस करने पर आ गया 0.2204, तो ये आया है मान आया है माइनस ई नॉट लेफ्ट का। माइनस का मान नहीं निकालना है, हमें ई नॉट लेफ्ट का चाहिए, ठीक है, माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा ई नॉट लेफ्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, निकिल वाला, ई नॉट Ni2 पॉजिटिव ऑब्लिक Ni, इसका मान कितना आ गया -0.2204 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है उसने पूछा क्या है, उसने पूछा था मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब वो मानक कहे शब्द, ठीक है, मानक कहे तो मतलब आपको ये वाले फॉर्मूले में आना ही आना है। अगर खाली इलेक्ट्रोड विभव कहता तो आपको सीधे सीधे नस समीकरण लगानी है, मतलब ई सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेगा तो हमें ये फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, ई नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नॉट Cu पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, Cu में इसका मान दिया है 0.52 वोल्ट, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड अपचयन विभव दिया है Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu1 पॉजिटिव में,
तो इसका दिया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव मान होता है, क्योंकि अपचयन विभव दिए हैं दोनों के दोनों, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव मान होगा वो क्या बनेगा, कैथोड, जिसे हमें ई राइट कहते हैं। और जितना कम पॉजिटिव मान होगा, कम धनात्मक मान, वो क्या बनता है, एनोड। अगर ये कैथोड है तो एनोड होगा, एनोड ई लेफ्ट कहते हैं। तो ई नॉट सेल निकालना और डेल्टा जी नॉट, पहले ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट हमें पता चल गया ये है, इसका मान है 0.52 माइनस ई नॉट लेफ्ट है हमें 0.16। तो ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ई नॉट सेल आ गया 0.36 वोल्ट। ये तो आसान है। अब निकाल लेंगे डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए आपको इनसे एक अभिक्रिया बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसको देख लीजिए, अब मैं अभिक्रिया लिखूंगी। तो पहला है कैथोड क्या कर रहे हैं, जो कैथोड था Cu पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट कुछ ऐसा दिखाया था। कैथोड होता है अपचयन, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये Cu पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu में बदल जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करेगा कि Cu में बदल जाए, कोई आवेश नहीं है। तो 1 पॉजिटिव में से कितना घटाऊं कि 0 आ जाए, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। ट्रिक भी बताई है मैंने, आप ट्रिक लगाएं, ठीक है। तो अब दूसरे में क्या होगा, अगर इसमें कैथोड ये कैथोड का काम कर रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीकरण होना चाहिए। ऑक्सीकरण मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहिए। तो इस पे था Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu1 पॉजिटिव में, ये तो लिखा था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, ये त्यागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन यहां लिखे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो क्या होगा, Cu1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये किस में बदल जाएगा, Cu2 पॉजिटिव में। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला 2 पॉजिटिव में बदल गया। एक पॉजिटिव मतलब एक की कमी थी, 2 पॉजिटिव मतलब 2 की कमी है। पहले कितने की थी, एक की कमी, अब कितने की होगी, 2 की कमी। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, पहले एक ही गया था, लेकिन एक पॉजिटिव और आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया है, ठीक है। तो 1 पॉजिटिव वाला 2 पॉजिटिव में बदल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने और त्याग दिया। वैसे भी ट्रिक है, जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा उतना ही ये त्यागेगा। तो अभिक्रिया लिख लिया आपने, बहुत आसान है। अब आप n का मान यहां से पता चल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, 1। फेराडे का मान आपको पता है 96,500। ई नॉट सेल का मान हमें अभी निकाला था, तो वैल्यू हमने रख ली है। तो डेल्टा जी नॉट का मान माइनस NFE में n का मान 1, f का मान 96,500, ई नॉट का मान 0.36, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 34,740 जूल पर मोल, लेकिन माइनस में, ठीक है। डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा। तो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब हम करवा रहे हैं। ये है सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। ई नॉट सेल आपको दिया गया है 1.05 वोल्ट, अभिक्रिया आपको दी है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन, तो हम इसको तोड़ लेते हैं दो भागों में। Ni जो है वो Ni2 पॉजिटिव में बदल रहा है, तो मतलब इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। जहां पॉजिटिव है वहां उतने ही इलेक्ट्रॉन लिख लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया जो है 2Ag पॉजिटिव, ये बदल रहा है 2Ag में। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो इस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो ये अभिक्रिया बन जाएगी Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, बन गई ना। तो ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने की बात हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की। चाहे इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में किसी एक को कंसिडर करेंगे। तो सेल का ईएमएफ निकालना है, मतलब सेल विभव निकालना है, ई सेल निकालना है, तो नस समीकरण लगाएंगे। तो हमने नर्स समीकरण लिख ली, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10। अब उत्पाद की सांद्रता Ni2 पॉजिटिव की सांद्रता अपॉन इसकी सांद्रता, Ag पॉजिटिव की सांद्रता, इसके आगे 2 लिखा है तो सांद्रता जो भी आगे संख्या लिखी होगी उसको घात में लिखते हैं। बाकी ये ठोस है, इनकी सांद्रता 1 होती तो हम मेंशन ही नहीं करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू भी हमने रख ली 1.054 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 रख ली log 10। Ni2 पॉजिटिव की सांद्रता दी है 0.16 वोल्ट और Ag पॉजिटिव की सांद्रता दी है 0.02, लेकिन इसकी घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 0.002 इंटू 0.002। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई करने के बाद 0.00004। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही है, 2 पॉइंट यहाँ ले गए तो 2 पॉइंट इसको भी यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया है। अब कितने पॉइंट को खिसकाना है, देखिए 1 2 3 4, तो जितने पॉइंट आप इधर को लेके जाएंगे उतना ही 10 की घात ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो हमने वही कर दिया, 4 पॉइंट यहाँ करे तो यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर -4 और नीचे बच गया 4।
अब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 16 को, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा log a गुणा log b। तो अब हमें क्या करना है, बहुत आसान है। आपने क्या किया, ये वैल्यू हमने क्या किया, log 4 प्लस log 10 टू द पावर 4 हो गया ना, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, ठीक है। और log 10 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं log a की पावर b को लिख सकते हैं, b आगे आ जाएगा 4 log 10। अब आपको क्या करना है, log 10 इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा log 10 इक्वल टू 1, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर ये हो जाएगा 4.602, है ना। जोड़ेंगे दोनों को, 0.602 को प्लस 4 से, तो 4.602। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब ये वैल्यू जो है मैंने ये बताया होगा, 0.059 को हमने डिवाइड कर दिया था 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर आया था 0.02955। अब इंटू इन दोनों को ऐड करने पर आ गया, इन दोनों को ऐड करने पर 4.602, तो 4.602 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.135। अब 1.05 में से माइनस कर देंगे 0.135, तो आंसर आ गया 0.914 वोल्ट। ये आया है किसका, जो हमारा एजी था, एजी और निकिल इलेक्ट्रोड था, इन दोनों को मिला के जो सेल बनाया था उस सेल का ईएमएफ आया है, या इसको हम कह सकते हैं ई सेल आया है। ई सेल कहिए, सेल विभव कहिए, या ईएमएफ कहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.253 पॉजिटिव, सॉरी जी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I निगेटिव इक्वल टू 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। एक रिएक्शन दी है, इसमें ई नॉट सेल, इस सेल के लिए जो ई नॉट सेल है उसका मान है 0.236 वोल्ट। तो मानक गिब्स ऊर्जा मीन्स डेल्टा जी नॉट, और साम्य स्थिरांक मतलब केसी का मान हम निकालना है, ठीक है। तो अभिक्रिया को मैंने तोड़ के लिखा है, 2Fe3 पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2 पॉजिटिव में, और 2I निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है I2 में। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों से। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज, ये आगे 2 लिखा है ऊपर 3 लिखा है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कितना लिखा है 2 2 जा 4 पॉजिटिव। तो 6 पॉजिटिव को 4 पॉजिटिव में बदलने के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन घटा देंगे इसमें से, बताइए। 6 पॉजिटिव में से कितना घटाएं कि 4 पॉजिटिव हो जाए, तो आपने लिखा है 2, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ऐसे ही है यहाँ इस वाली एरिया में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी 2 नेगेटिव, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 निगेटिव बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़े लेफ्ट में, तो यहाँ राइट साइड जोड़ेंगे। रिएक्शन लिख दी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, या तो इसको या इसको, किसी एक को देख लो आप। 2 इलेक्ट्रॉन, F 96,500 फेराडे का है। ई नॉट सेल आपको दिया है 0.236, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ चुका है डेल्टा जी नॉट का मान, ठीक है 45,548 जूल पर मोल। अब हमें निकालना है केसी, साम्य स्थिरांक मतलब केसी निकालना है। तो केसी का एक बार फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने जब पढ़ाया था नस समीकरण, तो वो था log 10 केसी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। आर और टी का मान रखेंगे, तो हमें केसी चाहिए, डेल्टा जी नॉट का मान पता है, आर का मान हमें पता ही होता है, और टी का मान भी हमें पता है, तो इसमें केसी निकल जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू हमने रख ली। डेल्टा जी नॉट का मान माइनस 45,548 का मान, ठीक है। और नीचे वैल्यू आपको बताइए, ये मैंने रख दी है, ये है 2.303, यह है आर का मान, ये टी का मान। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 5,705, इससे डिवाइड कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो डिवाइड करने पर आ गया 7.98। ये तो हमारा आ गया, और ये माइनस माइनस था, डेल्टा जी नॉट का मान है माइनस 45,000, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो दी है माइनस डेल्टा जी, तो माइनस ये लिखा, और डेल्टा जी नॉट का मान था माइनस ये, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस आ गया। तो अब इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आ गया 7.98। अब log 10 केसी का मान दिया है, आपको क्या करना है, केवल केसी का मान चाहिए, तो एंटी लॉग लगाएंगे, ठीक है। एंटी लॉग लगाने पर log से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केसी, और इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये वैल्यू आपको दी जाएगी। मैं आपको बता दे रही हूँ, एंटी लॉग निकालने के लिए बहुत ऐसे आसानी से नहीं होती, उसमें लॉग टेबल आपको देखनी पड़ती है, बिना ऐसे नहीं होती। तो एंटी लॉग आपको दिया जाएगा, एंटी लॉग 7.98 का कितना है, तो जो एंटी लॉग 7.98 का आएगा, तो एंटी लॉग की वैल्यू आ गई है 9.616 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 7, ये आंसर होगा, और एंटी लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है
pH 10 के विलयन के संपर्क में रखे वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव याद करो। इस समय आपको pH दिया है, ये एक नया क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है एक जो विलयन है उसका pH कितना है, H पॉजिटिव की सांद्रता आपको पढ़ाया था ना pH पहले, तो वो कितना है, 10 है। तो वो कह रहा है उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो ऑक्सीकरण विभव लिखो या अपचयन अभिक्रिया लिखो। तो हमने अपचयन अभिक्रिया लिखी है। 2H पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और H2 में बदल जा रहा है। इसके लिए आप नस समीकरण लिखेंगे। तो हमने लिख लिया E इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, सेल नहीं है ये। E0 ये भी हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n। ये देखिएगा ई सेल, ई नॉट सेल, ये हमेशा सेल का नहीं होता, ये इलेक्ट्रोड का भी होता है। इस समय ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये भी ई नॉट है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अगर सेल की बात होती, यहाँ पर सेल नहीं, यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और केसी निकालेंगे इस अभिक्रिया के लिए, H2 ऊपर आ गया, H2 की सांद्रता अपॉन नीचे आ जाएगा, H पॉजिटिव की सांद्रता आगे 2 लिखा है तो घात में चला जाएगा 2। और क्योंकि H2 गैस है तो इसका दाब हम कितना लेते हैं, 1 एटीएम, तो 1 एटीएम ही मानेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, केवल H पॉजिटिव की सांद्रता लिखी जाती है। तो हमें pH दिया है, हमें H पॉजिटिव नहीं दिया है, एक चीज ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल जो हाइड्रोजन का मानक ये जो ई नॉट है ना, ई नॉट है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव दिया है तो इसका ई नॉट भी किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। मतलब ये कौन सा होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। और वो कितना होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान, 0। ये मैंने बताया था ना आपको, जो सीरीज लिखाई थी, मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का 0.0591 अपॉन n। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने त्याग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस। अब आपको क्या करना है, देखिए H2 का मान तो 1 होता है, इसको भूल जाइए। ये H पॉजिटिव की पावर जो 2 है ये ऊपर लेके आएंगे, इस पूरे H पॉजिटिव की घात 2 को ऊपर लाएंगे। तो इस पूरी वैल्यू को जब ऊपर लाएंगे, केवल घात को नहीं ला रहे हैं, पूरी वैल्यू को ऊपर लाएंगे, तो आगे चिन्ह आ जाएगा माइनस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, आपको पता है ना, जब भी आप उल्टा करते हैं किसी चीज का चिन्ह बदल जाएगा। तो H पॉजिटिव जैसे ऊपर आएगा, यहाँ आगे आ गया माइनस, तो ये बन गया माइनस log 10 H पॉजिटिव, और इसकी घात कितनी थी, 2। ठीक है, 2। और H2 का तो मान 1 ही था, बताया था। अब क्या करेंगे, घात को आगे ले जाएंगे, क्योंकि log a की घात 2 है, log a की पावर 2 है, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती, 2 आगे ले आएंगे। ठीक है, तो e इक्वल्स टू 0 माइनस 0591 अपॉन 2, और ये जो a की पावर b है, ये पावर जो है आगे आ जाएगी 2 इंटू माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब मैं आपको बता दूं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव, ये आपने 11th में पढ़ा है। माइनस लॉग H पॉजिटिव को pH भी कहते हैं, बताया था ना, pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह आप pH रख लीजिए, और जैसे आप pH रखेंगे मान रखेंगे उसके बाद, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस 0.0591 इंटू माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह हम क्या लिखेंगे, pH। अब pH का मान जो हमें दिया गया है वो है 10, तो यहाँ रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.0591 से, तो ये आ जाएगा आंसर 0.591। यह हो गया इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का, जिसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, सांद्रता कितनी दी है, मतलब सॉरी सांद्रता नहीं, जिसका pH दिया है 10, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का हो जाएगा माइनस 0.591 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये है निकाय एक निकाय आपको दिया है Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जैसे अभी पहले भी किया था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था। तो किस प्रकार कहीं करेंगे कहा था, तो ये अर्ध सेल दिया है, आपको पता है किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ऐसे नहीं निकाला जाता। कैसे निकाला जाता है, तो इसको जोड़ेंगे किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड से, और संदर्भ इलेक्ट्रोड सबसे अच्छा कौन होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो Mg2 पॉजिटिव Mg इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देंगे किससे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो आपको पता है हाइड्रोजन की तुलना में मैग्नीशियम श्रेणी में ऊपर है, मैग्नीशियम ऊपर है ना, लेके बालासर का नाम मंगल, Mg पहले आ रहे हैं, तो ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। बट ट्रिक बताई थी ना, जो श्रेणी में ऊपर आएगा वो एनोड का काम करेगा। तो हाइड्रोजन तो कंडीशन के अनुसार आपको बताया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड कुछ भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के साथ जोड़ेंगे तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये दिया है। तो अब मैग्नीशियम का हमें इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो इन दोनों को, तो इसको ज्ञात करने के लिए, एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए इसको एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड विभव आपको पता है कितना होता है, 0.00 वोल्ट, इसका अपचयन विभव। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन इसमें है नहीं। ई नॉट सेल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट, ई, ये तो ई नॉट लेफ्ट है और ये क्या है, ई नॉट राइट, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.00। ठीक है, तो ई नॉट सेल, जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ेंगे, यहां पर आप लवण सेतु आप लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा एनोड से कैथोड की ओर, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी कैथोड से एनोड की ओर। तो यहाँ पर इस एमीटर में इसका ई नॉट सेल का मान आ जाएगा, यहां से हमें ई नॉट सेल का मान निकल जाएगा। तो जो भी ई नॉट सेल का मान आएगा आप यहां रखेंगे। ई नॉट राइट हमें यही निकालना है, ई नॉट राइट का मान आपको दिया है, ये क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, H2 में बदल रहा है, ठीक है। और ई नॉट लेफ्ट है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम वाला है। तो ई नॉट जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका मान 0 होता है, हमें पता ही है, वेल नोन है। ई नॉट mg इसका निकालना हमें लेफ्ट वाले का। तो अब क्या ये 0 हो गया, तो उस समय ई नॉट सेल का मान जो भी आया होगा आप रखोगे। अभी पूछ रहे हो कैसे करेंगे, तो ई नॉट सेल का मान यहां से निकल जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें पता ही है 0 है, तो ई नॉट mg का निकल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, माइनस ई नॉट mg जो है, ई नॉट mg, ये माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का मान जो भी आया होगा उसको माइनस में लिख देना, तो ये हमारा आ जाएगा ई नॉट mg। तो ये तो आप न्यूमेरिकल से निकाल चुके हैं, तो कर सकते हैं ना। एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव सीधे नहीं निकलता, उसको निकालने के लिए उसको किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन का तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, ई नॉट सेल का मान निकालेंगे, ई नॉट सेल का पता चल गया, और कैथोड का मतलब ई राइट का हमें पता चल गया, तो ई लेफ्ट, इन दोनों का मान रखेंगे, तो ई नॉट लेफ्ट मतलब इसका मान मैग्नीशियम वाले इलेक्ट्रोड का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, क्या आप जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्रियाशीलता देखनी होगी, जो मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में अनुप्रयोग में पढ़ाया था। तो आप देखोगे जिंक कहाँ है, और सेम धातु यहाँ पर कौन है, कॉपर का है। तो आपने देखा ट्रिक के अनुसार, लेके बाला सर का नाम मंगल में पानी जम Zn श्रेणी में ऊपर है, तो जो श्रेणी में ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ये धातु है, धातु जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा क्रियाशील। कॉपर हंसना क्यों आया, बहुत नीचे है इसका नाम, ठीक है, कॉपर नीचे है श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये कम क्रियाशील है। अब अधिक क्रियाशील का पात्र है, ठीक है, एक बर्तन बनाया है जिंक का, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, तो हम देख रहे हैं अभिक्रिया होगी या नहीं। तो जिंक जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला वीक को आसानी से हटा देगा, तो ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करेंगे, जिंक के पात्र में, स्ट्रॉन्ग वाले पात्र में आपने वीक वाला ये डाल दिया CuSO4, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा, ZnSO4 बना देगा। तो इससे क्या होगा, कुछ देर बाद आपको विलयन में CuSO4 नहीं मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा। इसलिए अगर आपको CuSO4 सुरक्षित रखना है तो जिंक के पात्र में इसे नहीं रख सकते। ये विलयन जो भी आपको रखा है, ठीक है, जो भी विलयन या आप लेंगे, इसको ऐसे पात्र में रखेंगे जो इससे कम क्रियाशील हो, जो इसके साथ अभिक्रिया ना कर सके। तो कॉपर से नीचे आने वाले जो तत्व हैं उनके पात्र बना सकते हैं, क्योंकि वो इससे क्रिया नहीं करेंगे। लेकिन इससे ऊपर वाले तत्व का धातु आपने रखा है, उसका पात्र बनाया है, तो अधिक क्रियाशील है, तो इसको जल्दी से हटा देगा और ये नया चीज बना देगा। तब तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट नहीं, ZnSO4 मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जिंक के पात्र में ये नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब ऐसे पात्र में आपने रखना है ये विलयन जो कम क्रियाशील हो इसकी तुलना में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण करके, मतलब आपको जो मैंने आपको बताया था ना, मानक अपचयन विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसको आपने देखना है। उसके बाद कोई 3 पदार्थ ऐसे बताइए जो Fe2 पॉजिटिव आयन को आसानी से ऑक्सीकृत कर सकते हैं। मैंने बताया था श्रेणी में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मतलब ई नॉट का मान जितना धनात्मक होता जाता है, जितना श्रेणी में हम नीचे चले जाएंगे उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। तो Fe2 पॉजिटिव को वही ऑक्सीकृत कर सकता है जिसकी ऑक्सीकारक क्षमता Fe2 पॉजिटिव से ज्यादा हो, और ऑक्सीकारक क्षमता नीचे को बढ़ती है। तो Fe2 पॉजिटिव से जो श्रेणी में नीचे रखे हैं वो सभी Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, ऑक्सी। ठीक है, तो हमें पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होती है, फ्लोरीन की।
ठीक है। श्रेणी में नीचे जाएंगे तो ब्रोमीन मिलेगा, ब्रोमीन से और नीचे मिलेगा क्लोरीन, और सबसे नीचे मिलेगा फ्लोरीन। तो ये तीनों हैं जो इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, Fe2 पॉजिटिव से तो बहुत से धातु हैं, अधातु हैं जो उससे नीचे रखे गए हैं, तो वो सभी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल यही है। सबसे पावरफुल अगर हम कहें तो इन तीनों में भी फ्लोरीन सबसे पावरफुली इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो आसान है। Fe2 पॉजिटिव से जितने भी नीचे रखे गए तत्व हैं सभी इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि जिससे कि वो एक दूसरे के लवणों से विस्थापित कर सकती हैं। इस पर भी मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक एप्लीकेशन बताया था कि श्रेणी में जितना ऊपर होगा कोई भी धातु जितना ऊपर होगा वो पावरफुल होगा, तो पावरफुल वाला नीचे वाले को आसानी से विस्थापित कर देगा। तो इसको इस क्रम में लगाने हैं कि सबसे ऊपर वाला जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको पहले आपने लगाने हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक में जो शब्द पहले आएगा ना वो सबसे पावरफुल होगा। तो ले के बालासर का नाम मंगल, तो मैग्नीशियम आ गया मंगल। फिर कौन आ गया? एल्यूमिनियम। मंगल में पानी जम कर आया फॉर आयरन, सॉरी रुकिए, पानी जम पहले जेडन आएगा, जेडन जम जेडन कर आया फॉर आयरन। सीडी को नहीं सुना फिर हंसना क्यों? कॉपर सबसे कम। तो सबसे पावरफुल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपने से नीचे वाले किसी को भी विस्थापित कर सकता है। फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है लेकिन ऊपर वाले को नहीं। ठीक है, तो बस ये श्रेणी में जितना ऊपर होगा पावरफुल है तो वो नीचे वाले को आसानी से हटा देगा। तो सबसे पावरफुल होगा मैग्नीशियम, वो अपने से आने वाले नीचे सभी इन चारों तत्वों को हटा देगा। ऐसे एल्यूमिनियम है अपने से नीचे आने वाले इन तीनों तत्वों को हटा सकते हैं लेकिन अपने से ऊपर आने वाले को नहीं हटा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती हुई अपचय क्षमता के क्रम में लिखो। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, अपचय क्षमता जैसे ऑक्सीकारक क्षमता नीचे को जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, वैसे अपचय क्षमता ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतना ऑक्सीकारक क्षमता अपचय क्षमता बढ़ेगी, और जितना ऊपर जाते हैं मान ऋणात्मक होता जाता है। तो जितना ज्यादा मान ऋणात्मक होगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ऋणात्मक मान, और जितना ज्यादा ऋणात्मक मान उतना अपचय क्षमता ज्यादा। तो जितना ज्यादा निगेटिव में मान होगा वो अपचय क्षमता सबसे ज्यादा। तो हम देखते हैं माइनस में सबसे ज्यादा मान कौन सा है, ये है -2.37, इससे ज्यादा है -2.93। तो सबसे ज्यादा अपचय क्षमता इसकी फर्स्ट, इससे कम किसकी है माइनस में, ये सेकेंड नंबर पे -2.37, इससे कम माइनस में, अब तो माइनस में एक ही वैल्यू दी है ये वाली, तो ये थर्ड नंबर में आ जाएगी, इसकी अपचय क्षमता इन दोनों से कम होगी थर्ड। इससे कम, अब धन की ओर को बढ़ रहे हैं, अब ध्यान से देखिए धन की ओर को बढ़ रहे हैं, तो धन में मान भी ऋण से आप पहुंच रहे हैं तो थोड़ा कम धन होना चाहिए। इन दोनों में से कम धन मान कौन सा है, ये है 0.79, तो फोर्थ नंबर। और धन में मान जिसका सबसे अधिकतम होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, मतलब अपचय क्षमता सबसे कम। जितना ऊपर होगा ना, वैसे भी ट्रिक भी लगाओ, के सबसे पहले आ गया, लेके बालासर का नाम मंगल आ गया, दूसरा में जम कर क्रोमीन तीसरे नंबर में आ गया, तो ट्रिक से ही लगा दोगे, पानी जमकर आया, फिर ये दो शब्द आ गए, हेजल आज, ये तो वैसे ट्रिक से निकाल लोगे, इसकी तो वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ट्रिक याद नहीं है तो माइनस मान, जितना माइनस में ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपचय क्षमता। ठीक है, तो के पॉजिटिव के की अपचय क्षमता सबसे ज्यादा, इससे कम होगी Mg2 पॉजिटिव Mg की, और इससे कम होगी अपचय क्षमता क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम की, इससे कम होगी Ag2 पॉजिटिव Ag की, और सबसे कम होगी Ag पॉजिटिव Ag की। तो इस प्रकार कम में आप लगा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn, ये भी एनसीईआरटी का है, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में करना है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है। तो आपने किया, Zn बदल रहा है Zn2 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागता कौन है, एनोड, ऑक्सीकरण होती है जिसमें, तो इसको लिख दो Zn इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और Zn2 पॉजिटिव में बदल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। तो ये लिखा है 2Ag पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। वैसे भी देख लो, 2 पॉजिटिव चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और बदल जाएगा 2Ag में। तो अभिक्रिया तो हमने लिख दी, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया।
कैसे पता चला? एनोड में होता है ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जिससे Zn से Zn2 पॉजिटिव में बदल जा रहे हैं। तो दूसरे में ऑब्वियसली क्या हो रही होगी? कैथोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कौन होता है गैल्वेनिक सेल में? एनोड। एनोड को ऋणावेशित कहते हैं, तो हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड जो है, जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत धारा के वाहक कौन है इसमें? एक तो इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं विद्युत धारा को, मैंने बताया था ना। इसके अलावा इसमें Ag पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा को प्रवाहित करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन और आयन जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करेंगे। आयन कौन कौन से? Ag पॉजिटिव आयन और Zn2 पॉजिटिव आयन। बाकी ये ठोस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि मानक सेल विभव E0 सेल आपने निकालना है। अभिक्रिया दी है 2Cr प्लस 3Cd पॉजिटिव इक्वल्स टू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Cd, ठीक है। सबसे पहले आपको अभिक्रिया अलग अलग करनी है। 2Cr ये बदल रहा है 2Cr3 पॉजिटिव में, और दूसरी जगह है 3Cd2 पॉजिटिव बदल रहे हैं 3Cd में। तो पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। यहाँ Cr पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ कितना आवेश है टोटल? 3 दूनी 6, 6 पॉजिटिव है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस लिख दो। यहाँ कितना है? 3 इंटू 2 कितना होगी? 6 पॉजिटिव, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से कितना घटाएंगे? 0 आ जाएगा, तो 6 घटाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया हो गई। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागते कौन है? एनोड। एनोड का काम करेगा। एनोड जिसे हम क्या कहते हैं? ई लेफ्ट। तो ये एनोड है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? कैथोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इसको कहेंगे ई राइट। E0 के मान इनके दिए गए हैं, तो E0 का मान दिया गया है क्रोमियम के लिए। अपचयन विभव दिए हैं, -0.74 मैंने लिखा नहीं है, दिया था। E0 इसका मान दिया है, दूसरे का अपचयन विभव दिया है -0.40, तो दोनों अपचयन विभव है, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, तो वैल्यू रख दो। E0 राइट कौन सा है? ये -0.40 माइनस E0 लेफ्ट क्या है? E लेफ्ट -0.74, ठीक है। तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यू रख दी। तो वैल्यू रखने के बाद देखिएगा E0 लेफ्ट जो हमने रखा वो है, इसका मान देखिए पहले बाहर माइनस तो है ही, इसके अलावा E0 लेफ्ट का मान -0.74 दिया है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो इस वैल्यू, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देंगे, तो आगे 0.34, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू का चिन्ह प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो E0 सेल आ गया। तो जिस प्रकार हमने ये किया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Ag पॉजिटिव इक्वल टू Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag। मैं अभिक्रिया लिख देती हूँ। Fe2 पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ। तो 3 में से कितना घटाएं कि 2 आ जाए? ये ट्रिक बताई थी ना। तो 3 में से कितना घटाएंगे? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ लिख दीजिए। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फिर भी बता दें, Ag पॉजिटिव लिखा है, कन्वर्ट हो रहा है Ag में, तो 1 पॉजिटिव में से कितना घटाऊं कोई इसके ऊपर 0 आ जाए? तो 1 पॉजिटिव में से कितना घटाएं कि 0 आ जाए? 1, तो इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण होता है एनोड पे, तो ई लेफ्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहण करने वाला कैथोड पे होता है अपचयन, तो ये ई राइट हो गया। तो ई लेफ्ट का अपचयन विभव ये दिया है, ई राइट का अपचयन विभव ये दिया है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और आप ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। सीधे वैल्यू रखनी, E0 सेल निकल जाएगा। E0 राइट दिया है, E0 लेफ्ट भी दिया है, वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनस समीकरण व ईएमएफ निकालनी है, ठीक है। एक रिएक्शन दी है, सेल निरूपण दिया है, Mg/Mg2 पॉजिटिव सांद्रता, डबल लाइन लवण सेतु है, Cu2 पॉजिटिव सांद्रता और Cu, ठीक है। तो इसका नैनस समीकरण लिखना है इसके लिए, और ईएमएफ भी निकालने हैं। तो पहले मैं अभिक्रिया लिख दे रही हूँ। Mg बदल रहा है Mg2 पॉजिटिव में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड वैसे भी हमारा एनोड होता है। अगर सेल निरूपण दिया, कुछ सोचना ही नहीं है, ये हमारा एनोड होता है, और इधर वाला हमारा कैथोड होता है। और Cu2 पॉजिटिव बदल रहा है Cu में, मतलब Cu2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि Cu में बदल जाएगा? 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो ये हो गया। और कुल अभिक्रिया, इसको टोटल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू Mg यहाँ लिखा तो यहाँ भी वही पहले आएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu।
तो ये कुल अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो अब पहले नैनस समीकरण लिखना है। नैनस समीकरण लिखने के लिए हमें ई नॉट चाहिए होता है। ठीक है, नैनस समीकरण में एक तो एन पता होना चाहिए। एन तो पता चल गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, इसके अलावा इनकी सांद्रता दी है, केसी का मान हमें निकल जाएगा। तो हमें ई नॉट सेल भी पता होना चाहिए। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट पता होना चाहिए। ई नॉट लेफ्ट तो हमारा ये है, ई नॉट लेफ्ट, और इससे हमारा निकल जाएगा ई नॉट राइट। तो ये वैल्यू आपको दी जाएंगी, इसमें अभी मेंशन नहीं किया है, तो ये वैल्यू ई नॉट का मान दिया जाएगा, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ई नॉट सेल निकलेगा। तो ई नॉट राइट जो है, राइट कैथोड है कॉपर वाली, इसका वैल्यू होता है 0.34 माइनस ई नॉट लेफ्ट जो मैग्नीशियम है इस इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव होता है 2.37। दोनों को अपचयन विभव दिए हैं, ये दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जो मल्टीप्लाई होके प्लस, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा सेल मानक सेल विभव आ गया ई नॉट सेल 2.71। तो इस पूरे सेल का हमें सेल ईएमएफ निकालना है, मतलब सेल विभव निकालना है, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल पता चल गया, तो अब नस समीकरण लिखेंगे। तो नस समीकरण हमने लिख ली, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, एन का मान अभी लिखा नहीं है, log 10। और अभिक्रिया से हम ये जो अभिक्रिया लिखी, इस अभिक्रिया से हम केसी निकाल लेंगे। log 10 केसी हो जाएगा। Mg2 पॉजिटिव की सांद्रता, कॉपर की तो लिखते नहीं है ठोस की, अपॉन यहाँ पर भी आयन की सांद्रता, CO2 पॉजिटिव की सांद्रता, Mg की सांद्रता नहीं लिखेंगे, ठोस की सांद्रता। ठीक है, केवल आयन की लिखी जाती है। तो Mg2 पॉजिटिव की सांद्रता दी है 0.001 और इसकी भी दी है 0.001। तो ये दोनों सेम है, तो वैल्यू कट जाएगी, 1 आ जाएगा। इसके अलावा n का मान दिया था 2, तो मैंने रख दिया। ई नॉट सेल का मान भी दिया था, ये जोड़ के आ गया था 2.71। अब सॉल्व कर लीजिए, लॉग यहाँ पर आ जाएगा 1, log 1 इक्वल टू होता है 0। तो हमने लिख दिया है log 1 की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए कट के आ गया ये, और log 1 का मान होता है 0। तो इसका मान 0 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमने रख लिया है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, log 1 का मान था 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई सेल या सेल ईएमएफ का मान आ गया 2.71 वोल्ट। बहुत आसान है। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही इसमें एनसीईआरटी में और क्वेश्चन भी दिए हैं। तो उसमें अगर ये मेंशन नहीं किया होगा ई नॉट लेफ्ट मतलब अपचयन विभव लेफ्ट वाले का और राइट वाले का अपचयन विभव क्या है, कैथोड का और एनोड का अपचयन विभव क्या है, तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखेंगे, निकालेंगे और उसमें जो वैल्यू लिखे हैं वही ई नॉट राइट और ई नॉट लेफ्ट का मान लिख देंगे। बस आपको ये दिया है ना, तो इधर वाला जो पहले पड़ता है ये एनोड होता है, मैंने पहले भी बताया ट्रिक में, ये एनोड होता है, मतलब ये लेफ्ट होगा, और ये जो हमेशा होता है वो कैथोड होता है सेल निरूपण में। तो कैथोड है तो ये ई राइट होगा। तो वैल्यू आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी से निकाल लेना, मैग्नीशियम वाले का कितना होगा, सीयू वाले का कितना होगा। तो ये तो मैंने कर दिया, ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए हैं तो वो आप करेंगे। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक का ये एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये करा रही हूँ, उसका भी एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आप करेंगे। नहीं आएगा तो देन मैं अगेन करवा दूंगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया होगी या नहीं। ठीक है, तो अभिक्रिया किन के बीच होती है, मैंने आपको बताया था, जो सीरीज श्रेणी में ऊपर है वो नीचे वाले को आसानी से विस्थापित कर देते हैं तो अभिक्रिया होगी, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा अगर धातु की बात हो रही है। और एक तो तरीका ये था। इसके अलावा अगर धातु अधातु के बीच अभिक्रिया हो रही है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका, अगर ई नॉट सेल का मान धन आता है, ई नॉट सेल का मान धन है, धनात्मक है, ठीक है, या डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक है, बताया था ना, ई नॉट सेल का मान अगर धनात्मक है तो अभिक्रिया होगी, और अगर ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक होता है अभिक्रिया नहीं होगी। तो पहला एग्जाम्पल कर लेते हैं, यह है धातु, यह है अधातु। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी होती है, Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव के बीच कह रहा है। तो Fe3 पॉजिटिव धातु है, इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी होती है ना, लेकिन अभी जो कंडीशन दी है उसके अनुसार करेंगे। Fe3 पॉजिटिव एक स्टेट है तो ये दूसरे किस में बदल सकता है, तो Fe में बदल सकता है, Fe2 पॉजिटिव में। तो Fe3 पॉजिटिव को अगर Fe में बदलना चाहो या Fe2 पॉजिटिव में बदलना चाहो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो जैसी स्थिति आप वैसे लिखेंगे। Fe3 पॉजिटिव को या तो हम 2 पॉजिटिव में बदल सकते हैं, बताया ना, एक स्टेट Fe की 2 पॉजिटिव भी होती है, या फिर Fe, तो मैंने 2 पॉजिटिव में बदल दिया इसको, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तो ये 2 पॉजिटिव में बदल गया। ठीक, वैसे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो एक नेगेटिव है त्याग देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद आई बनाएगा। ठीक है, लेकिन कभी भी खाली आई नहीं बनता, क्या बनता है, I2 बनता है।
अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe1 है, यहाँ आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 2 है, यहाँ आयोडीन 1 है। तो आगे अगर 2 लिखूंगी तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 2। तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आयोडीन एक ही रहना चाहिए दोनों साइड। तो मैं इस साइड क्या लिख दूंगी, हाफ लिख दूंगी आयोडीन। तो देख लीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली आई। तो आई यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, अब बैलेंस है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, E0 सेल निकालना है। तो Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बदल रहा है ग्रहण करके, नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बदल रहा है Fe2 पॉजिटिव, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ग्रहण करने वाला मतलब अपचयन हो रहा है। अपचयन किसमें होता है, कैथोड में। कैथोड मतलब राइट। और वहीं आई निगेटिव ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और बदल गया उदासीन आई में। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। त्यागना ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण वाली इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। और एनोड इलेक्ट्रोड जो होती है उसको हम कहाँ लगाते हैं, ई राइट में, ई लेफ्ट में, ई नॉट लेफ्ट। तो ई नॉट राइट और ई नॉट लेफ्ट है। तो इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी से निकाल लीजिए कि Fe3 पॉजिटिव जो Fe2 पॉजिटिव में बदलता है उसका अपचयन विभव कितना होगा। ई नॉट का मान हमने लिख दिया है, ई नॉट राइट जो है Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू दी है 0.77 वोल्ट। और ई नॉट लेफ्ट जो कि आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है I2 हाफ में, हाफ I2 में, तो इसका जो अपचयन विभव होता है 0.54, माइनस किया तो आ गया 0.23 वोल्ट। क्योंकि ई नॉट सेल का मान धन आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था ई नॉट सेल का मान धनात्मक आएगा तो अभिक्रिया होगी, संभव है। अगर ई नॉट सेल का मान ऋणात्मक आता है तो अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ई नॉट सेल का मान धनात्मक है इसलिए ये अभिक्रिया होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो ये है, इनको आगे प्रोसीड करना है, अभिक्रिया भी खुद लिखेंगे, ट्रिक भी लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस ये हैं। तो आज हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग से आते नहीं हैं। सारी ट्रिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसने कम्प्लीटली फॉलो किया होगा, मेरी सारी वीडियो देखा होगा, तो वो तो आसानी से इनको कर ले रहा है वैसे भी, है ना। तो अगर जिसने नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें, और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें जो वीडियोस को, और कमेंट करें कि आप कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।